नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, चीन में जब कोरोना महामारी फैली तो उसके बाद उसने अपने पैर पसारने शुरू किए और यूरोप का रुख किया और यूरोप के कई देश एक साथ बड़े पैमाने पर प्रभावित होने शुरू हो गए। उनका असर वहां देखा जाने लगा। इटली, ब्रिटेन और जर्मनी, स्पेन, इन सब देशों में बड़े पैमाने पर यह फैलना शुरू हुआ। कई देशों में तो बहुत घातक, खासतौर पर इटली में तो हमने बहुत ज्यादा इसका घातक प्रकोप देखा। फ्रांस में इसका असर भी हमने बहुत गंभीर तौर पर देखा है। वहां पर अब हालांकि लॉकडाउन हट गया है, थोड़ा रिलैक्स हो गए हैं लोग, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां दूसरी वेव अब आने वाली है। मैं आपको बता दूं कि फ्रांस की आबादी करीब 7 करोड़ के आसपास है और वहां पर 17 लाख लोगों को संक्रमण हो चुका है और 30,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसका मतलब है करीब 17% की मृत्यु दर फ्रांस में रही है, जो कि बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोरोना के मामले में कहा जाता है कि अमूमन 3% के आसपास होती है। तो हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़, अभी हमारे यहाँ करीब 12 लाख के आसपास मामले निकले हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन उसके मुकाबले फ्रांस छोटे देश में बड़े पैमाने पर इस बीमारी का ये बहुत ही दिलचस्प है, खासतौर पर इसलिए भी कि फ्रांस एक समृद्ध देश है। माफ कीजिएगा, फ्रांस एक समृद्ध देश है और वहां पर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है भारत के मुकाबले बहुत बहुत अच्छा है। इसके बावजूद ये सब देखना पड़ा। हमारे साथ अभी जुड़ी हुई है फ्रांस से निहारिका सिंघल, जो कि हिंदुस्तानी है, जाहिर है, दूरदर्शन में यहाँ काम कर चुकी हैं और अभी वहां पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती है, खासतौर पर जिसका संबंध भारत से होता है। निहारिका जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद मुकेश जी। तो निहारिका जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या हालात है वहाँ। बहुत खबरें आती रही हैं फ्रांस से कि बहुत ज्यादा वहाँ पर प्रकोप है, बड़े पैमाने पर इन्फेक्शन फैला है, लोग भी बहुत मारे गए हैं। अब क्या स्थिति है वहाँ पर? देखिए, अब तो पिछले 1 महीने से हम लोग सामान्य जीवन लगभग जी रहे हैं। अभी जो यहाँ पर लॉकडाउन था वो कई स्टेप्स में खोला गया और अभी जो गुजरा हुआ फ्राइडे था, शुक्रवार को अंतिम ये कहा गया कि सैनिटरी क्राइसिस खत्म कर दी गई ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन फिर भी सिक्योरिटी मेजर्स लगातार जो हेल्थ से संबंधित ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रही हैं कि आप सिक्योरिटी मेजर्स जारी रखिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, बार बार हाथ धोइए। और जैसे मैंने आपको बताया था कि हम लोग घूमने आए हैं एल्प्स पर्वत की साइड, वहां पर भी मैंने देखा कि लेक्स के पास बोर्ड लगे हुए हैं। हालांकि मनाही नहीं है वहां पर आपको तैरने पर या वाटर स्पोर्ट्स के लिए, लेकिन फिर भी एक अटेंशन बोर्ड्स लगे हुए हैं कि ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि रिस्क को लेकर अभी कोई निश्चित स्थिति नहीं है। ये नहीं मालूम है अभी कि ये वायरस किस तरीके से फैल रहा है। और अभी भी फ्रांस में लगभग 700 केस 10 जुलाई को थे, लास्ट जो डेटा है यहाँ का। तो वो वायरस एक्टिव बताया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को नॉर्मल जिंदगी की तरफ प्रोत्साहित भी किया जा रहा है। एक डर निश्चित तौर पर मन में है, लेकिन अभी छुट्टियां यहाँ 5 जुलाई से शुरू हुई हैं। उससे 2 हफ्ते पहले बच्चों के स्कूल खोल दिए गए, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ कि बच्चों को डिस्टेंस रखा जाए। कैंटीन में भी 3 बच्चे एक टेबल से ज्यादा ना हो। बच्चों को सिखाया गया कि फिजिकल कांटेक्ट कम हो, चीजों का आदान प्रदान ना हो। लेकिन खोल दिया गया शायद इस इंडिकेशन के साथ कि सितंबर से स्कूल्स नॉर्मली खुलेंगे, क्योंकि बच्चों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था। कुछ बच्चे बिल्कुल स्कूलिंग से दूर हो गए थे, तो निश्चित रूप से पहले सेगमेंट पे उन बच्चों के लिए स्कूल खोले गए जो बिल्कुल स्कूल से अलग थे, जो ऑनलाइन टीचिंग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे थे या उनके पास संभावना नहीं थी इस तरीके की टीचिंग के लिए। लेकिन निहारिका जी, मैं अभी आपके फ्रांस का एक चैनल देख रहा था और इधर कुछ वीडियोस देखे। मैंने देखा कि लोग तो बिना मास्क के घूम रहे हैं, हार्डली किसी ने जी मास्क यहाँ पर पहना हुआ। जी मुकेश जी, यहाँ पर शहर में मास्क कभी भी मैंडेटरी नहीं रहा। हम लोगों का जो इलाका है नॉन्सी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं,
वहां पर वो पेरिस वाले इलाके के बाद सबसे ज्यादा कोरोना केसेस वहां पर माने गए, यानी कि जहां वहां पर 9.1% पॉपुलेशन इन्फेक्टेड हुई, 9.9% पेरिस में हुई, और 9.1 हमारे ग्रॉन्ड लेस्ट में मानी गई। तो वो सेकंड नंबर का मोस्ट इन्फेक्टेड इलाका था। वहां पर भी आम सड़कों पर जाने के लिए मास्क मैंडेटरी नहीं थे। हाँ, वो जैसे आप मार्शे में जा रहे हैं या फिर किसी दुकान पर जा रहे हैं या मॉल में जा रहे हैं, तब मास्क मैंडेटरी किया गया। वो भी प्रोपराइटर की इच्छा थी कि वो अपनी जगह पर उसको मैंडेटरी करता है या नहीं करता है। लेकिन जो दुकान वाले थे, जो सामान बेच रहे थे, या होटल वगैरह में जो सर्वर्स हैं, उनके लिए मास्क एक मैंडेटरी था। लेकिन आम मैंने पब्लिक के रेस्तरा लिए, देखे, रेस्तरा में लोग आजू बाजू में बैठे, भीड़ लगाए, बिल्कुल इत्मीनान से सब कुछ चल रहा है जैसे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको मैं यहाँ पर भी दिखा सकती हूँ। देखिए पीछे काफी सारे लोग बैठे हुए हैं और बिना मास्क के हैं, और सब तरीके के एज के लोग हैं जो कि बिना मास्क के हैं। लेकिन लोग ध्यान रखते हैं आपस में कि एक डिस्टेंस, जैसे ग्रुप ऑफ फैमिली डिस्टेंस बनाकर रहती है। और अब लोगों की आवाजाही दोस्तों के बीच में बढ़ रही है लगातार। ड्यूरिंग लॉकडाउन लोग नहीं गए, फैमिलीज से भी नहीं मिले, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला लोगों ने आना जाना शुरू किया और मिल रहे हैं। लेकिन ये बात है, जैसे बाहर से आते हैं तो सब निश्चित रूप से हाथ धोते हैं। ये एक तरीका, एक जीवन शैली दूसरी हो गई है। जैसे यहाँ पर किस करने का प्रचलन है वो कम्प्लीटली खत्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन परिवार के लोगों के बीच में वो जारी है। और हाथ मिलाना वो लोगों ने बिल्कुल लगभग बंद सा कर दिया है। तो ये सारी चीजें, ये सिक्योरिटी मेजर्स लोग आपस में स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, और यही लेकिन कहा जा रहा है गवर्नमेंट की साइड से भी लेकिन कि आप सिक्योरिटी मेजर्स लीजिए। हमने एक रिपोर्ट देखी अभी जिसमें ये कहा जा रहा है कि सरकार चिंतित है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन उस तरह से नहीं कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं और एकदम से रिलैक्स हो गए लॉकडाउन हटने के बाद से। देखिए इसमें बहुत मिला जुला असर है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक मेंटली प्रिपेयर नहीं हुए हैं घर से निकलने तक के लिए, और ये संख्या भी काफी ज्यादा है लोगों की, कि वो लोग बस अपनी गाड़ी से अपना जरूरत का सामान खरीदते हैं और वापस अपने घर में जाकर बंद हो जाते हैं। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ये साइकोलॉजिकली ये बहुत बुरा असर डालेगा लोगों के दिमाग पर। बल्कि एक रिपोर्ट ये भी आई, ये मुझे मालूम पड़ा जब मेरा बेटा भी इससे प्रभावित हुआ, जो कि 14 साल का है, कि मुझे लगा वो थोड़ा डिप्रेसिव हो रहा है। तो मैंने अपने डॉक्टर से बात की, फैमिली डॉक्टर जो यहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, जो एडोलेसेंस वाला जो एज ग्रुप है उस पर ये साइकोलॉजिकली इस लॉकडाउन ने बुरा प्रभाव डाला है, और आप उसको इसके लॉकडाउन के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताइए और उससे बात कीजिए और बाहर निकालिए उसे। क्योंकि एक मोमेंट लॉकडाउन में ऐसा भी था जब बच्चे खिड़की खोलने से डरने लगे थे। तो जबकि यहाँ पर 1 घंटा परिवार के साथ आप बाहर घूमने टहलने जा सकते थे, ये आपको कानूनन इसकी इजाजत थी, लेकिन फिर भी बच्चों पर साइकोलॉजिकली इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो अब एक तरफ तो डॉक्टर्स और समहाउ गवर्नमेंट भी कहती है कि आप बाहर निकलिए, ताजी हवा लीजिए, लेकिन सिक्योरिटी मेजर्स को नहीं भूलिए। निहारिका, पर मेरे ख्याल से अब मैं इसकी तुलना हिंदुस्तान से कर रहा हूँ, जहाँ पर वाकई में बहुत आतंकित हैं लोग इस बीमारी को लेकर और मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर, और उसी पैमाने पर उसकी अनदेखी करने वाले भी लोग बहुत हैं। तो इसीलिए जब केसेस बढ़ रहे हैं तो ये चिंता बढ़ती जाती है। और जब मैं उसी के बरक्स फ्रांस के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये तो हमारे जैसी स्थिति है। वहां भी उसी तरह से रेस्तरां में लोग घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, और बिना मास्क के सड़कों पर लोग आते जाते दिख रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप समहाउ कह सकते हैं कि ये स्थिति है भारत जैसी है, क्योंकि भारत की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा आपको दिखाई देती हैं चीजें। पर आप कंपेयर कीजिए, यहाँ 6 करोड़ 66 लाख पॉपुलेशन है ना, जिसमें से 30,000 लोगों की मौत हुई है निश्चित रूप पे, जो कि बहुत बड़ा झटका है यहाँ की
के जनमानस पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और बहुत डरे हुए भी हैं लोग, जिंदगी खोने का डर है। लेकिन सेम टाइम पर एक जिंदगी को नॉर्मल करने की तरफ एक जद्दोजहद भी है लोगों के का जीवन शैली। लोग वेकेशन पे जा रहे हैं, ये पहला हफ्ता है यहाँ पर जो बड़ी गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं, और हम लोगों को जब हम घर से निकले तो हमें लगा कि हमें ऑटो रूट खाली मिलेंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कई जगह हमें रुकना पड़ा, ट्रैफिक मतलब ब्लॉक्ड हुए, हम लोग निकले यहाँ पर। निश्चित रूप से यूरोपियन लोग इस बार वेकेशन के लिए अपने ही देश में जाना पसंद कर रहे हैं, और जैसे फ्रंटियर का इलाका है ये, तो यहाँ पर स्विस बहुत होते थे, स्पेनिश बहुत होते थे, इटालियन बहुत होते थे, क्योंकि इटली बहुत पास है यहाँ से। लेकिन मैं ज्यादातर फ्रेंच लोगों को ही यहाँ पर देख रही हूँ। है विदेशी यहाँ पर, लेकिन बहुत कम संख्या में है। तो एक ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है लोगों में कि लोग अपना देश छोड़कर नहीं जा रहे हैं दूसरे देशों में, इवन इंटर यूरोप, जबकि कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। ये कहा जा रहा है कि सेकेंड वेव आने वाली है, क्या इसका भी डर लोगों को नहीं है? जी, सरकार लगातार ये जहां एक तरफ नियमों में ढील होती जा रही है, जो लास्ट जो ढील मिली वो उसके अनुसार आप 5,000 तक लोग स्टेडियम में इकट्ठा हो सकते हैं, जो इस शुक्रवार रात को जो पाबंदी हटी है। लेकिन डिस्कोथेक कभी भी बंद है, तो कहीं ना कहीं एक अलर्ट भी है कि वायरस एक्टिव है, आप लोग ध्यान रखिए। लेकिन लगातार सामान्य जनजीवन की तरफ लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें निश्चित तौर पे इकोनॉमिक क्राइसिस एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन साथ में एक अनिश्चितता ये है कि अभी तक ये नहीं मालूम है कि ये वायरस कैसे फैल रहा है, और कोई उसके लिए निश्चित वो नहीं है। और दूसरी वेव के लिए लगातार सरकारी जो एजेंसीज हैं वो कह रही हैं कि इस ऑटम और लिवर यानी कि विंटर सीजन में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक दूसरी वेव आने की संभावना है। और जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उन्होंने निश्चित रूप से कहा कि हम दूसरी वेव के लिए तैयार हैं, और तैयारी लगातार हमारी जारी है। और दूसरी बात यह है कि हम इस बार लॉकडाउन नहीं करेंगे, हम दूसरी तरीके से इसको डील करेंगे, लेकिन लॉकडाउन नहीं करेंगे, इस तरीके के इंडिकेशन वो लगातार दे रहे हैं, और सरकारी एजेंसीज भी दे रही हैं इस तरीके। ऐसा लगता है निहारिका कि वहाँ की सरकार, राष्ट्रपति मैक्रों या जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनकी सबकी चिंता इकोनॉमी ज्यादा हो गई है, अर्थव्यवस्था पर फोकस ज्यादा हो गया है। लॉकडाउन जल्दी हटाने की प्रति उनकी जो जल्दबाजी थी वो भी दिखती है। देखिए मुकेश जी, पिछले एक महीने से यहाँ पर, बल्कि मैं ये कहूंगी मई एंड से यहाँ पर एक महीने से ज्यादा हो गया, 1.5 महीने से यहाँ पर स्थिति स्टेबल बनी हुई है। मरने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है, लगभग 20 के करीबन वो आ रहा है 1.5 महीने से, जो एवरेज है। और जबकि केसेस की संख्या मैंने आपको बताया कि अभी भी 725 केस थे 2 दिन पहले। तो एक स्टेबल कंडीशन बनी हुई है, लोग ठीक हो रहे हैं, नो डाउट वायरस एक्टिव है, तो इसलिए सरकार नॉर्मल जिंदगी की तरफ लोगों को प्रोत्साहित कर रही है। एक यहाँ पर डेटा पर संबंधित काम ज्यादा है एक्चुअली डेटा ट्रेसिंग जो है वो ऑनेस्ट मैं एक हद तक कह सकती हूँ। हालांकि ये निश्चित तौर पे नहीं कहा जा सकता यहाँ पर भी कि सभी के टेस्ट हुए और डेटा संभव नहीं था। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे को जानती हूँ जिनके टेस्ट नहीं हुए, जो कोरोना से पीड़ित हुए और ठीक हो गए। और लगातार सरकार की तरफ से भी ये कहा गया कि जब तक आपको कोई परेशानी ना हो, जैसे सांस से संबंधित या कुछ, तो आप होम क्वारंटाइन करें अपने आप को। जब क्रीज पीक पर थी उस वक्त, और आप ठीक हो जाएंगे और घबराइए नहीं, इस तरीके के मैसेजेस थे। तो निश्चित तौर पे जो डेटास जो अब मिल रहे हैं उसमें एक स्टेबिलिटी है, तो जब स्टेबिलिटी है तो निश्चित रूप से सरकार इकोनॉमी की चिंता कर रही है और हॉस्पिटल्स में जगह है अब। जी बताइए कि बीच में बहुत आलोचना भी हुई थी फ्रांस सरकार की, जिस तरह से वो कोरोना को हैंडल कर रही थी, और एकदम से कोरोना महामारी ने गिरफ्त में ले लिया था फ्रांस को, और एक आतंक का माहौल क्रिएट हो गया था जैसे यूरोप के कुछ और देशों में था। तो उस समय इस बात के लिए आलोचना हो रही थी।
देखिए, एक ऐसा माना गया शुरू में, जैसे जो एशियन ग्रिप वगैरह होती हैं, वो यूरोप में इससे पहले कभी उनका इतना भीभत्स रूप नहीं देखा गया। तो इसको भी यहाँ के जो वायरोलॉग थे, उन्होंने इसी तरह से सोचा कि ये एशियन ग्रिप है, ग्रिप मतलब एशियन फ्लू है, और ये उसी तरीके से इतना ज्यादा प्रभावशाली यहाँ पर नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे सरकार की एक एस्टिमेशन में वो पूरे यूरोप में ही होगा कि ये एक कमी रही कि उसकी विभत्सता इस तरीके से नहीं आंकी गई, और ये बहुत तेजी से फैली। जबकि भारत में तो मैं देख रही हूँ कि ये इस ग्रिप ने भयानक रूप बहुत धीमे धीमे लिया। यहाँ पर 1 मार्च को मान लीजिए ग्रिप एंटर मानी गई हमारे यहाँ, और 13 और 14 मार्च को पीक ऑफ द ग्रिप हमने देखा। तो एकदम से 17,000 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं एक दिन में, ऐसी स्थिति आई। तो एक तो इन्फेक्शन रेट बहुत तेज थी यहाँ पर। तो निश्चित रूप से सरकार को इतना मौका नहीं मिला कि वो इस सब को मैनेज कर पाती। लेकिन आप इस सब के साथ देखिए यहाँ का सिस्टम क्या है। आप यदि फ्रांस की धरती पर हैं और आपको कोई भी बीमारी होती है, आप हॉस्पिटल जाइए सरकार के, यहाँ पर आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपके पास पेपर है, पैसे हैं या नहीं है। जो उस हॉस्पिटल में उपलब्ध जो इलाज है सबसे बेहतर, वो आपको दिया जाएगा। आप किसी रिमोट एरिया में हैं और आपको हार्ट अटैक होता है, तो आपके लिए हेलीकॉप्टर जाएगा। हेलीकॉप्टर यहाँ पर वीआईपीज के लिए नहीं है। तो मतलब जल्दी से जल्दी आपको दी बेस्ट हेल्थ सर्विस मिलती है यहाँ पर। और वहां पर ना आपका कलर देखा जाता है, ना कास्ट, ना क्रीड, कुछ भी नहीं देखी जाती। आपको उठा लिया जाता है सीधे और हॉस्पिटल ले जाया जाता है, और जो वहाँ डॉक्टर्स हैं वो आपको संभव दी बेस्ट इलाज देते हैं। तो ये यहाँ का हेल्थ सिस्टम है। नहीं, तो ये तो निश्चित रूप से जब आपसे सहमत हूँ। फ्रांस जो है दुनिया का सबसे सेकुलर देश माना जाता है। यहाँ आपने जो डिस्क्रिप्शन दिया है भारत में आके, वो बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ तो तबलीगी जी जमात के पीछे पड़ गए थे लोग, और उसके क्या क्या रूप उन्होंने बना लिए थे। अब ये बताइए कि भारत से जब आप कंपैरिजन करती हैं फ्रांस की सिचुएशन को, तो आप भारत को कैसे देखती हैं? फिर भारत में किस तरह से देखिए, हैंडल से बढ़ रहा है? देखिए इस बीच में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक चीज बताती हूँ जो यहाँ पर बहुत चर्चा में रही ड्यूरिंग कोरोना वायरस। और यहाँ पर भी उस साइंटिस्ट को ज्यादा वैल्यू नहीं दी गई, सिवाय कुछ मीडिया के कुछ लोगों ने उनको विशेष माना। एक प्रोफेसर राउल्ट हैं जो कि 7th नंबर के वायरोलॉग माने जाते हैं, इन्फेक्शियोलॉग और वायरोलॉग माने जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि ये ग्रिप एक निश्चित रूप से ज्यादा भयानक ग्रिप है, लेकिन ये किसी एक सामान्य फ्लू से ज्यादा भयानक नहीं है। इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा है और इसको एक सामान्य इन्फेक्शन की तरह ही लेना चाहिए। और आप ध्यान रखिए अपना, इसका यही इलाज है। और जो उन्होंने ओरिएंटल यानी कि जो एशियन ट्रीटमेंट्स हैं, उन्होंने ही सबसे पहले कहा कि आप कुनैन लीजिए। कुनैन का जो और एजिथ्रोमाइसिन को उन्होंने कॉम्बिनेशन करके ट्रीट किया। हालांकि उस पे कई सारे बहस बहुत हुई फ्रांस में। कुछ दिन के लिए बैन भी लगाया गया, फिर वो बैन हटा लिया गया और विश्व भर में उसकी आलोचना हुई। कुछ लोग सहमत हुए, कुछ लोग नहीं हुए। लेकिन अब यहाँ पर कुछ जर्नलिस्ट सारी रिसर्च करने के बाद मान रहे हैं कि प्रोफेसर राउल्ट जो थे वो 90% तक ठीक थे। उन्होंने निश्चित रूप से उनके कुछ एजम्पशन जो थे वो सही नहीं थे, लेकिन उनकी बहुत सारी बातें ठीक थी। और उन्होंने पूरी तरीके से कहा कि जो एशियन ट्रीटमेंट है जो वहां पर उपलब्ध है, जैसे कि कुनैन का ट्रीटमेंट को उन्होंने बहुत वैलिड किया और लास्ट तक उसके लिए लड़ते रहे। और उन्होंने कहा कि देखिए, आपको जो सामान्य दवाइयां हैं वो इसलिए नहीं बताई जा रही हैं क्योंकि उससे किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी को फायदा नहीं है। और उनको वो मतलब हीरो बने इस टाइम पीरियड में। लोगों ने उनके टैटू अपने हाथ पर खुदवाए, ट्रक्स पे उनके बड़े बड़े होल्डिंग मतलब फोटोज लगाए। वो बहुत सारे लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने उनको पसंद किया कि वो ड्रग माफिया के खिलाफ इतने मुखर होकर बोले,
जो कि विश्व में किसी ने हिम्मत नहीं की। वो अक्सर अपनी सनक के लिए भी जाने जाते हैं। बहुत सारी एसोसिएशंस में से निकाले गए वो। अमेरिका ने उन पे लंबे समय तक बैन लगा कर रखा, लेकिन वो बहुत पॉपुलर वायरोलॉग हुए और मार्सई उनकी जगह है जहां पर उन्होंने टेस्ट करने शुरू किए। उन्होंने बताया कि देखिए, इस वायरस से लड़ने के 3 तरीके हैं। आप सबसे पहले अपना ध्यान रखिए, इन्फेक्शन हो तो टेस्ट करिए ज्यादा से ज्यादा, और आइसोलेशन, कि यदि आपको इन्फेक्शन है तो आप आइसोलेशन में रहिए। इसका और कोई इलाज नहीं है, अभी एग्जैक्ट दवा इसकी नहीं है। और निश्चित रूप से 4 महीने बाद भी पूरा विश्व उसी स्थिति पर ही है। अभी तक हमारे पास कोरोना की कोई दवाई नहीं है, सिवाय इन 3 ट्रीटमेंट के हम कुछ और नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग लौट फिर के फिर उन्हीं प्रोफेसर राउल्ट के सजेशन पर ही आ रहे हैं, पर उन्हें ज्यादा पब्लिसिटी नहीं मिल रही है। उसकी पीछे बहुत सारी पॉलिटिक्स है। तो ये एक फ्रांस का ये भी एक हिस्सा है। बहुत बड़े पैमाने पे लोग उनको मान रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके सजेशंस को मान रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कहा गया था कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो दूसरी वेव आएगी। लॉकडाउन खुलने के बाद, जब प्रोफेसर राउल्ट ही ऐसे थे जिन्होंने कहा कि दूसरी वेव नहीं आएगी, और दूसरी वेव के लिए अभी भी सर्दियों में वो डाउटफुल हैं। और उन्होंने जो स्पेनिश आंकड़े थे उनको लेकर कहा कि जो लोग घर से बाहर निकले, जो खुली हवा में गए, उन लोगों को ये इन्फेक्शन कम हुआ। तो उनके जो डाउट्स थे, जो तरीके थे, वो अलग थे औरों से, लेकिन अब हम उनको वैलिड करते जा रहे हैं धीमे धीमे। तो एक तो प्रियंका, ये बताइए कि हिंदुस्तान को के बारे में कोई चर्चा यूरोप में, फ्रांस में होती है? किस तरह से हिंदुस्तान में फैल रहा है? जी हाँ, यहाँ के आम लोगों में बहुत चर्चा है हिंदुस्तान की, और टीवी पर आम तौर पर भी हम हिंदुस्तान के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखते रहते हैं। और निश्चित रूप से फ्रेंच लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं इंडियन कल्चर और हिंदुस्तान में जो भी कुछ होता है उसके लिए। एक पसंद है यहाँ के लोगों की हिंदुस्तान। तो शुरू में ये माना गया कि भाई हिंदुस्तान का जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है और हिंदुस्तानी लोगों की जो इम्यूनिटी है वो वर्क कर रही है वहां पर, और वहां कम इन्फेक्शन है। तो शुरू में लोग यही मान रहे थे। और यहाँ पर मेरे भी जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे कि भाई तुम क्या चाय कैसे बनाती हो, हमें बताओ। ये एक ट्रेंड देखा गया था शुरू में कि किस तरीके से तुम तीजान बना रही हो, वो बताओ, क्या कितनी हल्दी डालें, कैसे हल्दी के गरारे करें। ये सब चीजें, इन चीजों के प्रति एक आस्था लोगों की थी, मतलब जग रही थी। अब निश्चित रूप से क्योंकि वहां पर भी इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, हालांकि हिंदुस्तान मरने में वालों असल की में टेस्टिंग संख्या। बहुत कम हो रही है, बहुत कम टेस्टिंग हुई है शुरू में, तो मुकेश जी, ये स्थिति यहाँ पर जिसकी भी वजह से थी पीक पता के नहीं चला। टाइम पर। जी जी, यहाँ पर भी यही स्थिति थी। मतलब अब जब वेव नहीं है, यहाँ पर लोग सामान्य जीवन की तरफ हैं। अब गांव में यहाँ पर ट्रक्स जा रहे हैं, लोगों के ब्लड सैंपल्स ले रहे हैं, और अभी तक टेस्टिंग जारी है यहाँ पर। और धीमे धीमे नई तरीके जो हैं, पहले तो फार्मेसी को ही वैलिड नहीं किया गया था, कि जो लेबोरेटरीज थी वो बहुत कम थी जो कोरोना की टेस्टिंग कर पा रही थी। अब धीमे धीमे उनका नंबर ऑफ लेबोरेटरीज बढ़ रहा है यहाँ पर। तो लोग अब जाके अब उनके पास सामान है जो टेस्टिंग बड़े स्तर पर कर पा रहे हैं। जबकि ये समृद्ध देश है, यहाँ ना पैसों की कमी है या ना संसाधनों की कमी है। लेकिन ये स्थिति यहाँ पर भी थी, जब पीक थी यहाँ पर भी टेस्टिंग सब लोगों की नहीं हुई। ये बात यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन जो लोग हॉस्पिटल गए, जिन लोगों को डाउट था, अभी भी मैं देख रही थी कि बड़ी संख्या में, लगभग 1000 लोगों का कॉल है जिन्होंने सांस से संबंधित बीमारी के लिए सर्विस अर्जेंस को कॉल किया। तो अब ये वो ऐसे लोग हैं जो अब हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो सबसे पहले उनकी कोरोना टेस्टिंग होती है, उसके बाद उनको किसी और सर्विस में भेजा जाता है। तो अब चूंकि संख्या कम है, तो अब चीजें ट्रैक पर है, बहुत अच्छी तरीके से उनको डील किया जा रहा है। पर उस वक्त जब एक पैनिक सिचुएशन थी, लोग कम थे और लोग बीमार ज्यादा थे, बेड्स नहीं थे। आप सोचिए, यहाँ जो हमारा इलाका है वहाँ सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उस इलाके का, तो वहां से लोगों को जर्मनी भेजा गया क्योंकि जर्मनी पास पड़ता है, और बेल्जियम भेजा गया
क्योंकि बीमारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी और जर्मनी के उस हिस्से में बैट्स नहीं थे, तो ये एक तरीका पूरे फ्रांस को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया, जिसमें एक जो मेजरमेंट था रेड जोन का, उसमें ये भी था कि नंबर ऑफ बैट्स कितने अवेलेबल हैं इलाके में। तो ये सारी चीजें थी, बहुत बुरी स्थिति थी और कोरोना बहुत पास था, मतलब एक दहशत वाला माहौल था। हम पड़ोसियों को देखते थे कि हर वक्त एम्बुलेंस की आवाजें सुनाई देती थी और पास से कोई जाता था यदि हॉस्पिटल, तो लोग चीखते थे लगभग कि उसको विश करते थे कि तुम वापस आओगे और डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं। और एक सेम टाइम पे एक सोशल डिस्टेंसिंग ने बहुत भयानक रूप ले लिया था। जो बूढ़े लोग थे वो अपने घर में बंद हो गए थे, उनके बच्चे भी उन्हें देखने मुश्किल से आ पा रहे थे, नहीं आ रहे थे, और वो सामान लेने के लिए यदि सुपरमार्केट जाने की कोशिश करते थे तो उन्हें डर था कि हमें इन्फेक्शन होगा। तो हम लोगों ने भी ये काम किया कि जाके बिल्डिंग में पोस्टर्स लगाए कि भाई जो यंग लोग हैं वो मोटिवेटेड हो और आप अपने अड़ोसी पड़ोसियों के लिए सामान लेकर आइए और उनके दरवाजे पर आप रख दीजिए। इस तरीके की चीजें एक सोशल सॉलिडरिटी के लिए लोगों ने काम किया। तो सारे तरीके के एग्जाम्पल थे, पर एक बहुत बुरा वक्त था जो शायद भगवान ना करे दोबारा कभी देखने को मिले। चलिए, कभी दोबारा देखने को ना मिले ये वक्त, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं इस वक्त के गुजर जाने का, क्योंकि 4 महीने से हम लोग भी घर में बंद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कब ये बीमारी विदा होगी और हम लोग सामान्य जीवन जी पाएंगे। तो अभी आप कितने दिन गर्मियों की छुट्टियां यहाँ अल्प्स पर बिताने? यहाँ हम लोग 1 हफ्ता रहेंगे, छुट्टियां 2 महीने की हैं, तो देखते हैं यदि भारत के इंटरनेशनल फ्लाइट्स खुलते हैं तो निश्चित रूप से बच्चे भारत आना पसंद करते हैं। तो इंतजार है कि भारत की फ्लाइट्स खुले और हम लोग वहां पर आए। और दिमाग में कहीं ना कहीं ये है, वायरस है, ध्यान रखना है और प्रोटेक्टेड रहना है, लेकिन इससे डरकर तो नहीं जिया जा सकता। हाँ, इसके साथ जीने की आदत डाल रहे हैं, देखिए क्या होता है। चलिए, अच्छा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, फ्रांस के हाल बताने के लिए, फ्रांस कैसे इस महामारी से लड़ रहा है, कैसे जूझ रहा है और कैसे उससे बाहर निकल भी रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो ये थी बातचीत, निहारिका जी हमसे जुड़ी हुई थी फ्रांस से और इनसे बातचीत कर रहे थे हम लोग। उम्मीद है कि आपको फ्रांस के बारे में जो जानकारी अभी निहारिका जी ने दी है, कैसे कोरोना से लड़े हैं, निपटे हैं, कैसे जूझ रहे हैं, ये सारे सबक हमारे अपने लिए भी काम के हो सकते हैं। तो अब मुझे इजाजत दीजिए और जल्दी ही फिर किसी ऐसे ही मेहमान और बातचीत करेंगे, कुछ और जानकारियां वहां से लेंगे इस महामारी के बारे में। अब मुझे अनुमति दीजिए, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।